क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखो कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? हाउ इज मे 1 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? क्या होगा? 1 मई को जो है किस रूप में मनाते हैं? 1 मई को जो है किस फॉर्म में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो जो 1 मई है ये देखो आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में, यह मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है, सवाल है कि किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच लीडर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, एस राधाकृष्णन। तीन ऑप्शन है, तीनों में ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि वह कौन सा नेता है जिसका जो जन्म दिवस है, जिसका जो जन्मदिन है वह भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले ही नोट करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो सबसे पहले तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये सबको जान रहे हैं, ये मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को ही जो है देखो एस राधाकृष्णन मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, और इसी के कारण जो हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? क्या होगा आंसर? सबसे कम उम्र में जो है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले, प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो वो है देखो राजीव गांधी जी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया राजीव गांधी। जो राजीव गांधी है ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद? क्या होगा आंसर? जो भारतीय उच्चतम न्यायालय है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश, उसके जजों की नियुक्ति कौन करता है? उसके जजों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? तो उनके जजों की जो नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति करते हैं या जो है प्रेसिडेंट करते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, यह कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो दुधवा नेशनल पार्क है कहां पे होगा? चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हैं सबको। दुधवा नेशनल पार्क यहां पर बताना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, यह कहां पे स्थित है? क्या आंसर आ रही है? तो आंसर आ रही है यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर यहाँ पे बी है, जिनका जिनका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे किए हो, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द ऑरिजिनेटर ऑफ जैनिज्म? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या फिर पार्श्वनाथ? निम्न में से वह कौन है जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? हम लोग जो है जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में किसको जानते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक देखो मुख्य रूप से जाने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, कौन हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी महावीर स्वामी, यह जो है जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजनी नायडू? क्या होगा आंसर? भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? निम्न में से आपको उस पहली महिला के बारे में बताना है जिनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। क्या होगा आंसर? तो भारत रत्न सम्मान से नवाजी गई जो पहली महिला है वो है देखो इंदिरा गांधी। क्या है आंसर? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका कि कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर नॉर्मल बार्लोग पुरस्कार? वह कौन सा पुरस्कार है जो कि खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वह कौन सा पुरस्कार है जो कि खेल कूद के क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है? वह पुरस्कार कौन सा है? तो वह पुरस्कार है देखो आपका नॉर्मन बॉरलॉग पुरस्कार। ठीक है, ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। जो नॉर्मन बॉरलॉग पुरस्कार है यह आपका कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट सवाल आपसे यहाँ पर किया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली? क्या होगा?
चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। थोड़ा सा टफ है लेकिन याद रखिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत आता है, विभाग वाला जो क्वेश्चन है कि कौन सा विभाग कहां पर है, ऐसा वाला सवाल हमेशा इंडियन आर्मी में आता है। बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है। क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर आ रहा है देहरादून। ये आंसर करना है सबका, देहरादून। बहुत बढ़िया, सी जो है राइट आंसर होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह देहरादून में ही है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पर देखो, यह दिया हुआ है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। विच ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार हैज इट्स ओरिजिन इन अमरकंटक। कोयल, सोन, पुनपुन या फिर कारो। क्या होगा? बिहार में बहने वाली नदियों में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है अमरकंटक में होता है, जो कि अमरकंटक से होकर निकलती है। वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है देखो यहाँ पर सोन। जो सोन नदी है यह अमरकंटक से निकलती है और जो कि बिहार से होते हुए गुजरती है, जो कि बिहार में बहती है। ठीक है, और अंत में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। विच इज द लार्जेस्ट पेंसिकुलर रिवर इन इंडिया। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। क्या होगा आंसर? कौन सी भारतीय नदी है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी इन चारों में से कौन सी है, किसे कहा जाता है? तो वह नदी है देखो आपकी गोदावरी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। जो गोदावरी है ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। विच टेम्पल इज फेमस एज ब्लैक पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मारतंड का सूर्य मंदिर, या मुद्रा का सूर्य मंदिर, या फिर या फिर दिया हुआ देखो होयसलेश्वर का मंदिर। क्या होगा आंसर? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जो है किस मंदिर को जाना जाता है? चलिए जल्दी से कीजिएगा, बताइएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से बताना है कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर कर रहे हो ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। ऐसे भी पूछता है कि सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है, ऑप्शन में दे देगा कोणार्क, तो कोणार्क सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको जो है ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, आंसर होता है ब्लैक पैगोडा, इसको बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा टेम्पल इज इन माउंट आबू। बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर है। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, इसको ऐसे ही पूछेगा कि माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। डायरेक्ट पूछ दिया है कि माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वह कौन सा मंदिर है। तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है यह देखो एक जैन मंदिर है, यह जो एक जैन टेम्पल है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जैन मंदिर, जैन टेम्पल। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को, या फिर लुधियाना व तिरुपति को। ऐसे तो अफगानिस्तान तक जाते पर उससे मतलब नहीं है। देखो आपको यहाँ पे बताना है कि जो ग्रांड ट्रंक सड़क है, जो जीटी रोड है, वो किनको की वह किस किस भारतीय शहर को आपस में जोड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो जीटी रोड है, जो ग्रांड ट्रंक सड़क है, यह देखो आपका जोड़ता है कोलकाता एंड अमृतसर को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। अब बात आती है कि जीटी रोड को बनवाया किसने। तो इसको देखो बनवाया है, बहुत बार इंडियन आर्मी ने सवाल को किया है, इसको बनवाया है देखो शेरशाह सूरी ने। सबको याद रखिएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है जीटी रोड ग्रांड ट्रंक सड़क को बनवाया गया। किस से किस शहर को जोड़ता है? तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू गो इनटू मार्स ऑर्बिट। चीन, पाकिस्तान, भारत। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका यहाँ पे जापान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए करिएगा और बताइएगा कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश पूछा है, तो वो है देखो हमारा भारत। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इंडिया हो गया। ठीक है, चलिए जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ से आपका जीएस का शुरुआत होगा। 16 नंबर सवाल है आपका, 15 क्वेश्चन हो गया है जीके का। 16वां नंबर सवाल है, साइंस का 1 नंबर सवाल है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जब किण्वन का क्रिया होता है तो उस दौरान कौन सा गैस निकलता है। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो जो किण्वन की क्रिया है इसके दौरान देखो आपका निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आया है, लगभग ने सही किया है, बहुत ही अच्छे। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि मानव का जैविक नाम है
व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन? होमो इरेक्ट्स या फिर होमो निएंडरथैलिस, अगला में होमो हैबिलस या फिर होमो सेपियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आया है इंडियन आर्मी में। बताना है कि मानव का जैविक नाम क्या है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन। इसको ऐसे भी पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो याद रखिएगा कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम या फिर जो जैविक नाम है वो है होमो सेपियंस। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी होमो सेपियंस हो गया। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम? क्या होगा आंसर? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को? चलिए देखते हैं आंसर क्या करते हो। सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहते हैं, ये यहाँ पे बताना है। अब देखते हैं कि आप लोग किसको आंसर करते हैं, क्या बताते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता आपके अनुसार कौन है? तो आंसर कर रहे हैं सूर्य को। ठीक है, जिनका भी देखो यहाँ पे सूर्य को करना है, सन को, उनका आंसर सही है। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता जो है सन को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोनिलोलॉजी। क्या होगा आंसर? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पुष्पों का जो अध्ययन है यह देखो एंथोलॉजी कहलाता है, ध्यान में रखेंगे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए एंथोलॉजी हो जाएगा। पुष्पों का जो अध्ययन है यह एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइंड द पीएच वैल्यू? क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं आंसर आप सबका, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर कर रहे हैं? पीएच मान का निर्धारण किसने किया है? लुइजियर ने, प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने या फिर सोरेनसन ने? जो पीएच मान का निर्धारण है किसके द्वारा किया गया? चलिए देखते हैं आंसर। क्या आंसर कर रहे हो? पीएच मान का निर्धारण किसने किया है? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सोरेनसन होगा। ध्यान में रखिएगा, पीएच मान किसने दिया ऐसे भी पूछता है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। चलिए अगला सवाल है, यहां पर देखो ये सवाल आपको दिया गया है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? जल्दी से करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी अच्छे से देख लेना, वर्ण विक्षेपन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि प्रिज्म से प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजन जो है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश में क्या दिया हुआ है यहाँ पे सवाल आपका? तो आपका देखो सवाल दिया हुआ है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर व्हाट कलर विल द स्काई अपीयर फ्रॉम द अर्थ? काला, नीला, नारंगी या फिर लाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है और बहुत ज्यादा बार जो इंडियन आर्मी में पूछा गया है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो सबको शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दो। उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। और अगर आप सब अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको सिलेक्शन पाने में अग्निवीर आर्मी परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो याद रखना काला दिखाई देगा। ठीक है, क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए काला हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखिए दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स, की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर का भार बढ़ जाता है? जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके बाद उसके अणुओं का क्या होता है? तो देखो, जब भी किसी वस्तु को ठंडा करेंगे ना तो उसके बाद जो उसके अणुओं की चाल है वह घट जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी उसके अणुओं की चाल घट जाती है, यह जो है राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे सबको, जब भी किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसके बाद उसके अणुओं की जो चाल है वो घट जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? वायु, पारा, ओजोन या फिर अमोनिया? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक यौगिक है? यौगिक के फॉर्म में निम्न में से कौन सा है? चलो देखते हैं आंसर। यौगिक इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यौगिक कौन है? तो देखो, जो यौगिक है यहाँ पे वो है आपका अमोनिया। जो अमोनिया है यह यौगिक के रूप में जाना जाता है। जो अमोनिया है यह एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। हो गया सबका यहां तक। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज क्लोजेस्ट टू द मून ग्रेविटी? 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/4, 1/6 या फिर 1/8? 25 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करना और बताना
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर है, तो वो है देखो आपका 1/6 भाग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 60 किलो है, 60 केजी है, तो जब वो चंद्रमा पर जाएगा तो इसका 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर उसका वजन। मतलब कि ये कितना हो गया? तो ये हो गया देखो 10 केजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे सब कोई, ये न्यूमेरिकल देखो हमेशा पूछा जाता है इंडियन आर्मी में, तो ये सब ध्यान में रखनी है। चलिए हो गया सबका, चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू द इवेपोरेशन, बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण है होने से उसके तापमान के साथ क्या होता है? बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा, किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान के साथ क्या हो जाता है? तो देखो जब किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होगा ना, तो उसके बाद जो उसका तापमान है वो तेजी से बढ़ता है। वो क्या होता है जब भी यहाँ पर होगा? चलो क्या होगा आप सब बताना। ठीक है, चलिए आपको आज होमवर्क देता हूं मैं, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाते हैं। ये जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? बहुत दिनों बाद मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। देखते हैं किसका इसका आंसर आता है। किसी भी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान के साथ क्या होता है, यह जो है यहाँ पे आप सबको करना है और बताना है। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर दैट डिवेट्स द मोस्ट इज, लाल, बैगनी, पीला या फिर आसमानी। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही करना और बताना। जब श्वेत प्रकाश जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कौन सा वर्ण है, वह कौन सा रंग है जो कि सबसे अधिक विचलित होता है, जो कि सबसे अधिक भटकता है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाला जो वर्ण है यह है देखो आपका बैगनी। ठीक है, जब भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे अधिक कौन विचलित होगा? तो बैगनी होगा। अब पूछा जाता है कि सबसे कम विचलित कौन होगा? तो सबसे कम विचलित में याद रखिएगा सबसे कम जो है लाल रंग विचलित होता है, सबसे कम यही विचलित होता है। ठीक है, कम में ये, ज्यादा में ये विचलित हो गया। ठीक है, अगला दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर करेंगे और बताएंगे कि निम्न में से जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। निम्न में से सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है यहाँ पर देखो आपका गैनीमेड। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो गैनीमेड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया? तो डी हो गया। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब पृथ्वी का पूछे उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हमेशा सवाल आया है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। अब पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो एक है। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा के सबसे अच्छे चालक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? उष्मा का, हीट का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो वह देखो आपका चांदी है। ठीक है, ये जो है उष्मा और आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। राइट आंसर डी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। दिया हुआ है देखो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस है। विच गैस इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH3 या फिर अगला में दिया हुआ है देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है, जीएस का भी 15 क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन का शुरुआत होगा। मैथ का 15 क्वेश्चन और फिर रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैथ का अब 31 नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे। इसके बाद सब कोई पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? तो वो है देखो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया आंसर आया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलिए बढ़ते हैं तो अगला सवाल पे। यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है। देखो चलो, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए बनाते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में हमें आंसर करना है मीटर और सेकंड में, तो इसको बदल देंगे पहले मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो सिंपल सा पहले 5/18 से गुना कर देते हैं। इसके बाद जो है अब ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। 18 से 72 देखो आपका 4 बार में कट हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? 4 × 5 मतलब कि आ गया ये देखो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया यहां तक। अब क्या बोला कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी? मतलब कि आपको यहाँ पे टी निकालना है। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में चाल।
तो दूरी कितना है, दूरी है देखो आपका 60 मीटर का, तो यहाँ पे लिख दिया दूरी बटा में क्या होगा, चाल होगा, चाल कितना है तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये यहाँ पे चाल लिख दिया हमने। समय बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी और चाल लिख दिया। अब 20 से 160 है, ये 3 बार में कट गया, मतलब कि 3 सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ बनवाऊंगा, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, जब आपका मैथ अच्छा हो जाएगा तो आप 15 से 20 सेकंड में ऐसा ऐसा सवाल कर लोगे, पर आसानी से करते चलेंगे, कोई अकबकाहट नहीं है, एग्जाम में भी समय है, आराम से भी पढ़ोगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया हुआ है, वॉट का 52% बराबर 182। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, देखते हैं किसका इसका आंसर आएगा। चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वॉट का 52%, देखो हम लोग क्या करते हैं, वॉट इक्वल टू मानो मान लिया x। ठीक है, अब क्या हो गया, x का मतलब गुना 52%, मतलब कि 52 बटा में आ गया 100, बराबर में दिया हुआ है 182। अब फिर वही करेंगे, x बराबर क्या हो गया 182, इसको उधर भेज दो, तो जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है, 100 नीचे तो 100 ऊपर हो गया, नीचे 52 हो गया। चलो कट करते हैं, 2 से कितना बार में, 50 बार में, फिर 2 से कितना बार में, तो 26 बार में। ठीक है, 26 से इसको कट करते हैं, देखो तो हो गया 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 बार में देखना 26 से ये कट हो जाएगा 182। ठीक है, अब कितना आया, तो x बराबर यहां पर आ गया आपका 7 गुना में 50, बराबर में राइट आंसर कितना आया, तो ये आ गया 350। हो गया सबका 350, किसका इसका आंसर है, 350 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। क्या होगा आंसर, तो 350 हो गया। क्लियर है सबका, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, संख्या ज्ञात करे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना संख्या बराबर में हो गया देखो x। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 54 से उतनी अधिक है, अधिक मतलब कि ये बड़ा है, तो ये 54 कम हो गया, x माइनस 54। 82 से उतनी कम है, मतलब कि छोटा है, तो 82 यहाँ पे होगा, x छोटा तो यहाँ लग गया माइनस। ठीक है, क्लियर है, x को एक तरफ भेज दो, अंक को एक तरफ भेज दो, तो x यहाँ पे था, ये इधर माइनस में x है, इधर आएगा तो प्लस में x हो गया, इक्वल टू में यहाँ पर 82 है आपका 82 है, इधर माइनस में 54 इधर आएगा तो प्लस में 54 हो गया। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है। कितना आगे देखो, 2x बराबर में 4 और 2 हो गया 6, 8 और 5 हो गया 13, 2 से कट कर दो, देखो अब इधर आएगा तो कट हो जाएगा, x इधर भेजोगे तो 2 अठे कितना हो गया, 2 छक कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, बचा 1, 2 अठे 16, राइट आंसर होगा 68। डी जो है राइट आंसर है, डी वालों का सही है, डी किए हो, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, क्या दिया है डी, डी बराबर कितना है 1.26 मीटर है। ठीक है, यहां तक। अब डी को देखो 2r लिख सकते हैं ना, 2r दोगुना होता है, यहाँ पे r बराबर निकालना होता है तो d/2 होता है, d निकालना होता है तो 2r होता है। ठीक है, इतना आ गया। क्या बोला, तो 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले देखो हम लोग लिख लेंगे एक चक्कर में दूरी, पहले क्या करो, पहले यहाँ पर एक चक्कर में दूरी निकाल लो। तो मानो एक पहिया है, ठीक है, ये गोला सा पहिया है मानो, अब इसका टोटल एक चक्कर निकालना, मतलब ये इसका पूरा पूरा परिधि निकालना पड़ेगा, तो वृत्ताकार हो गया। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यह देखो 2πr होता है, वृत्त के समान होता है टायर, तो 2πr लग गया। अब कितना है देखो, यहाँ पर आप यहाँ पे पाई एक तरफ और 2 और r को हम एक साथ लिख सकते हैं ना, इंटू हो गया आपका 2r, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है, ये r लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो, तो पाई और r एक जैसा लगेगा। हो गया यहाँ पे। अब पाई का मान होता है देखो 22/7। ठीक है, 2r का वैल्यू यहाँ पे देखो आपने निकाल रखा है पहले से ही 1.26। चलो अब जल्दी जल्दी बनाना, अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी सोल्व करो, एक चक्कर में जो दूरी आएगा उसको 500 से गुना कर देना, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखो तो जब 7 से इसको कट करोगे ना, तो ये देखो आपका 0.18 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 0.18 बार में कट हो गया यहाँ तक। अब 22 गुना में 0.18 कर देना, आपका आएगा देखो यहाँ पर, चलो पहले कर लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पर 22 गुना में हो गया आपका 0.18, कितना आएगा, तो यह देखो आएगा 3.96। ठीक है, हो गया यहाँ तक 396 आ गया। अब सिंपल सा एक चक्कर में दूरी है 3.96 मीटर, तो 500 चक्कर निकालना है, तो 500 गुना 396 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 500 गुना में 3.96 कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना कितना आंसर यहाँ पे निकाले हो, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रही है। जब यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे किया अपना, जब आप 3.96 इंटू 500 करोगे तो कितना आएगा, बहुत अच्छा 1980 आएगा। ठीक है, गुना करने पे आपका देखो 1980 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो कि एक नाव की धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है।
शांत जल में नाव की चाल जो आपको यहाँ पे निकालनी है। बोट एंड स्ट्रीम वाला सवाल है, धारा तथा चाल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाव तथा धारा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। चलो क्या होगा, तो पहले धारा की दिशा में चाल निकाल लो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग पहले निकाल लेंगे। देखो धारा की दिशा में चाल क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कि दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लेता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है देखो दूरी बटा में समय। दूरी कितना है 24 किलोमीटर, समय कितना है 4 घंटा। कट कर दो, कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा धारा की दिशा में जो चाल होता है उसको x से डिकोड करते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से दिया हुआ है धारा के विपरीत। अब धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे निकाल लो चाल कितना है। ठीक है, अब धारा की क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया। तो यह देखो यहाँ पे आपका उतना क्या दिया हुआ है, धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, मतलब कि 24 किलोमीटर का ही दूरी है। दूरी बटा समय, समय कितना ले रहा है इस बार 6 घंटा ले रहा है, 6 हो गया। कट करोगे तो कितना आएगा, तो आ गया देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा वाले को y लिखते हैं। क्या बोला है, शांत जल में नाव का चाल। शांत जल में नाव का चाल का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है आपका। शांत जल में नाव का चाल जब निकालोगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x प्लस y। इस पर निकाल दो, आपका x मिला हुआ है, y मिला हुआ है, इस पर कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा। क्या हो गया देखो 1/2 इंटू में x प्लस y, मतलब कि यहाँ पर हो गया आपका 6 और 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 1/2 गुना में 10। कट करोगे तो 5 बार में कट हो गया, तो राइट आंसर कितना होगा, तो ये हो जाएगा देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हो गया सबका, किसी को भी जो है यहाँ पे देखो दिक्कत नहीं होगी। राइट आंसर डी हो गई ना, लगभग की सही गई है, बहुत अच्छा, डी आया आंसर सबका, बहुत ही बढ़िया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो 46 नंबर सवाल है। ये सवाल जो है यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है कि यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 है तो x अनुपात z क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है x बाई वाई इंटू में आपका दिया हुआ है देखो यहाँ पर z बाई वाई देखो दिया हुआ है। ठीक है, ये z बाई वाई है तो हमको y को कट करना होगा, क्योंकि हमें x रेशियो z निकालना है, तो z को नीचे लाएंगे तभी तो x बटा z होगा। तो ऊपर में यहाँ पर y लिख देंगे, नीचे क्या करेंगे z लिख देंगे। ठीक है, x गुना y कितना है, x बटा y कितना है, तो यह है देखो 12/5। क्लियर हो रहा है ना, देखो यहीं पे आपका दिया हुआ है x रेशियो y, x बटा y बराबर 12/5 है। अब गुना में नीचे z बटा y दिया था, हमने y बटा z कर दिया, तो जस्ट उल्टा y का वैल्यू कितना था, देखो 16 है तो यहाँ पे 16 लिख दिया। z का वैल्यू कितना था 21, तो यहाँ पे 21 हो गया। 3 से कट कर दो, 4 बार में, 3 से 7 बार में कितना आया, ये देखो ये y से y कट हो गया, तो अब हो गया x बटा z बराबर में 16 चुका कितना हो गया 64 और 7 बच्चे कितना हो गया 35। ठीक है, यहाँ तक x रेशियो z इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ गया देखो आपका 64:35। यह जो है राइट आंसर है। कहां पे दिया हुआ है, तो यह देखो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, बी आया है, बहुत अच्छा आंसर किए हो गया यहां तक ना। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, यह सवाल जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात करें। द टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताना है कि वह जो घन है उसका आयतन कितना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपको मिला हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये चीज जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है देखो आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 150 150। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका देखो 150 बटा में 6। कट कर दो इसको, 6 से कितनी बार में, 6 दूनी 12 बचा 3 और 0, मतलब कि 6 5 30 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, तो अब हो गया a इक्वल टू में अंडर रूट में 25। ठीक है, अब a रूट 25 मतलब कि 25 जो है 5 के स्क्वायर होता है, तो a इक्वल टू आपका 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबका। अब क्या दिया हुआ है, घन का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर जो आपको घन का आयतन निकालने को बोला है, तो घन का आयतन पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो घन का आयतन इक्वल टू देखो फॉर्मूला है a क्यूब। मतलब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा कर देंगे 5 का क्यूब। हो गया सबका, 5 का क्यूब कितना होता है, तो यह देखो होता है 125। क्या हो गया राइट आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन डी 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबका यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगले सवाल को। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, यह सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। यह जो है आपको यहाँ पर बताना है, इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से बना लोगे। देखो दिया क्या हुआ है कि यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे देखो माना। ठीक है, हमने मान लिया कितना, हमने मान लिया यहाँ पे देखो मासिक आय जो है हमने उसको मान लिया मासिक आय बराबर में x।
ठीक है, यहां तक क्या बोला, मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, मतलब कि वो जो आपका 12% बचा रहा है बाकी उनको खर्च कर दे रहा है। तो एक्स का 12% बचाया, ठीक है, 12% बचाया मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है 88%। तो मासिक आय का 88% बराबर में आपका आ गया देखो 19,360 हो गया। यहां तक कैसे किया हमने, आय था एक्स, ठीक है, उसमें से वो 12% बचा रहा था मतलब कि 88% खर्च कर रहा था, यहाँ पे हमें खर्च मिला हुआ है तो आ गया हमारा खर्च। अब हो गया x गुना में 88 बटा में 100 बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में आ गया देखो आपका 19,360। चलो जल्दी से बनाना है सबको, x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 19,360 गुना में आ गया 100, नीचे आ गया आपका देखो 88। अब इनको कट करना और अब जो है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, कितना आ रहा है आंसर, चलो करो जाओ और जल्दी से यहाँ पर जो अपना आंसर बताओ। तो जब 88 से कट करोगे ना तो देखो ये जो है आपका यहाँ पर 22 बार में इतना कट हो जाएगा, 107 में लगा हुआ है मतलब कि 220 बार में। अब कितना आ गया, तो अब हो गया ये देखो x बराबर 220 गुना में हो गया 100, मतलब कि इसका राइट आंसर हो गया देखो 22,000, मतलब कि वो जो है 22,000 रुपए हर महीने कमाता है, उसकी मासिक आय जो है 22,000 रुपए है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका यह दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, हमको टोटल मिल गया है 5 संख्या का योग कितना बोला, 40 बोला। आगे दिया हुआ है इनमें से पहले 2 संख्या का औसत 30 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो निकाल लेंगे पहले 2 संख्या का औसत योग। ठीक है, क्या करेंगे, निकाल लेंगे पहले 2 संख्या का औसत योग, ये जो है अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 200 संख्या है, औसत है 30, मतलब कि हो गया औसत योग 60। ठीक है, यहां तक। उसी प्रकार से अंतिम 2 संख्या का औसत दिया हुआ है 70, तो वही कर लेंगे यहां पर भी। क्या किया हमने, तो हमने देखो लिख लिया अंतिम 2 संख्या का औसत योग, फिर से हम लोग निकाल लेंगे अंतिम 2 संख्या का औसत योग कितना हो गया, तो 2, और औसत कितना चल रहा है, औसत चल रहा है हर डिजिट पे 70, मतलब कि टोटल कितना आ गया, तो ये आ गया 140। ठीक है, आपसे क्या बोला है, तीसरी संख्या आपसे जो है यहाँ पे पूछा हुआ है देखो कि तो बीच वाली जो तीसरी संख्या है वो क्या, नॉर्मल सा सवाल है। अब देखो टोटल कितना था 5 संख्या का योग, तो ये था देखो 240। ठीक है, 240 माइनस यहाँ पे क्या होगा आपका देखो, तो अब इन 4 संख्या हो गई यहाँ पे, पहला 2 और अंतिम 2, 4 संख्या हो गया, बीच का तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर टोटल 5 वाले में से घटा देंगे। तो सिंपल सा हो गया यहाँ पर 60 प्लस में आ गया देखो 140। ठीक है, अब क्या हुआ, तो ये हो गया 240 माइनस में हो गया 200, बराबर में कितना है, तो बराबर में आया 40। 40 कहां पे है, नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन डी को, नन ऑफ दीज को। डी वालों का सही है, जिसने डी किया है सही आंसर है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो चलते अगले सवाल पे। 40 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका, ये देखो दिया हुआ है 125 का पावर है -1/3 क्यूब। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, इसका जो घात है यह है देखो माइनस में 1/3। ठीक है, यहां तक देखो जो 125 है ना वो 5 का क्यूब होता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, पहले ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। देखो जब भी किसी का घात माइनस में रहे, जब भी किसी डिजिट का पावर माइनस में रहे, तो अंदर वाला जो डिजिट है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब कि अभी ये कितना, अभी 125/1 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यदि किसी का घात किसी का पावर माइनस में रहेगा तो वो जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो ये अब कितना बन गया, तो ये देखो बन गया आपका 1 बटा में हो गया यहाँ पर 125। ठीक है, 1/125 हो गया, जस्ट उल्टा, क्योंकि जो घात है जो पावर है वो माइनस में है। अब यहां पर ये वही रह जाएगा माइनस, अब यहाँ पे ये प्लस बन गया है। ठीक है, और अब ये हो गया 1/3। ठीक है, अब क्या हो गया, तो देखो 1/5, 5 का क्यूब होता है आपका 125। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, अब गुना में है आपका 1/3, 3 से 3 कट गया, मतलब कि राइट आंसर आएगा देखो हमारा 1/5। यह जो है राइट आंसर है, क्या हो गया, तो ऑप्शन डी। डी वालों का आंसर सही है, यदि डी की हो तो आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, डी वालों का आंसर सही है, ध्यान में रखिएगा, अगर माइनस रहेगा तो जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। यह जो है आपको यहाँ पर बताना है, नॉर्मल सा सवाल है, आप सब फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है देखो m1 इंटू में d1 इक्वल टू में होता है देखो m2 इंटू में d2। यहां तक सबको पता है। अब बैठा दीजिए, अब पुरुष वाला आदमी को बोलते हैं m और दिन को डिकोड करते हैं d से, तो ये m1 d1 हो गया पहला वाला। दूसरा वाला मानो ये m2 है जो पुरुष दिया हुआ है, आपको यहाँ पे d2 निकाल देना है। तो m1 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 12, d1 कितना हो गया, तो ये हो गया 24, m2 कितना है तो 8, d2 आपको निकालना है। ठीक है, अब 8 को इधर भेज देना यहाँ पर, या फिर d2 इक्वल टू करोगे तो इधर गुना में था 8, इधर भाग में आ जाएगा। कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 12 गुना में 24 बटा में 8। ठीक है, 8 से कितना बार में, 3 बार में, तो d2 इक्वल टू कितना आ गया, तो इसका मतलब d2 इक्वल टू आ गया 12 तिया 36,
या जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 12 तिया 36, 36 दिन। हो गया क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, यह सवाल है आपका कि दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटा में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब ऐसा वाला सवाल जो है मैंने आप सबको बहुत बार बनवाया है, बहुत बार पढ़ाया, और मैंने क्या बोला है कि देखो जब अलग अलग दिया है और दोनों को साथ में मिला के बोले निकालने के लिए, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a इंटू बी बाई में a प्लस बी। इस पर निकाल दो। अलग अलग करोगे तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, और भी फॉर्मूला होता है एलसीएम से निकाल सकते हो तरीका से, और एक है कि एक एक दिन का मान के निकाल सकते हो, एक एक घंटा का, तो वो नहीं करेंगे। जब भी दोनों को साथ में कभी भी दे दे अलग अलग और बोले कि दोनों का साथ में कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, a इंटू बी मतलब कि 10 गुना में 15 बटा में कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 10 प्लस में 15। ठीक है, यहां तक कितना हो गया, तो ये देखो हो गया 150, नीचे ये आ गया 25। 25 से 150 कितना बार में जाएगा, 25 छक्का 100, 25 छक 150 हो गया यहाँ पे, मतलब कि 6 बार में। तो राइट आंसर कितना है, तो यह ऑप्शन ए 6 आवर इज द राइट आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई की बांस को रखा जा सकता है, यह जो आपको यहाँ पे बताना। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर बना पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो दिक्कत आएगा। देखो जब भी बोले कि कितना लंबा का बांस रखेंगे उस कमरे में, कितना लंबा का छड़ रखेंगे, मतलब कि जब भी ऐसा वाला सवाल आए, छड़ रखने वाला, बांस रखने वाला, तो सिंपल सा घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। फॉर्मूला होता है देखो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी बोले कि कितना लंबा का बांस रखाएगा, कितना लंबा का छड़ रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब एल का स्क्वायर मतलब कि क्या हो गया 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो जल्दी से कर दो। अंडर रूट में कितना आ गया, तो ये देखो हो गया 144, प्लस में 9 का हो गया 81, प्लस में 8 का हो गया 64। क्लियर है यहां तक। कितना आंसर कर रहे हैं, चलिए सबका देखते हैं कितना आंसर कर रहे हो। तीनों को जोड़ो, सिंपल सा वर्ग है, अब निकल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, तो देखो ध्यान से, जब 144, 81 और 64 को जोड़ोगे तो आएगा 289, 289। ठीक है, 289, 289 जो है यह देखो 17 का वर्ग होता है, 17 का स्क्वायर होता है, मतलब कि राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए 17, यह जो है राइट आंसर होगा। अब आप सब में से किसी को कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्टली 17 कैसे लिख देते हो, तो देखो 17 का स्क्वायर मानो लिखेंगे तो रूट में कितना लिख दिया 17 का स्क्वायर। अब रूट में 2 ठो 17 है तो एक 17 बाहर आएगा, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 17 आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। आपको क्या बोल रहा है, टी निकालने को बोल रहा है। टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है देखो 100 इंटू SI, बाई में होता है R इंटू P। ठीक है यहां तक। अब क्या करोगे 100 इंटू SI, तो यहाँ पे 100 हो गया, SI कितना है, इसको ब्याज कितना मिल रहा है 450 रुपए का मिल रहा है, 450 हो गया। R कितना है, R है देखो आपका 6%, तो R की जगह पे 6 आ गया। P कितना है, P है देखो आपका 10,000, लगा देंगे यहाँ पे 10,000 जल्दी से। हो गया ना, क्या हुआ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 3 से कट कर दो, 3 से कितना बार में कट होगा 2 बार में, 3 से कितना बार में कट होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पर 3 बार में, मतलब कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/4। ठीक है यहां तक 3/4। अभी देखो ये आपका वर्ष में आया है। ठीक है, बोलोगे कि सर 3/4 तो मिला ही नहीं है ऑप्शन में, तो अब कैसे 3/4 आ गया, तो सिंपल से देखो ये आपका वर्ष में अभी आया है, आपको आंसर करना है मंथ में, तो इसको बदल दो महीना में। महीना में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो सिंपल सा क्या हो गया 3/4 गुना में 12, 4 से कितना बार में 3 बार में, मतलब कि कितना आ गया, तो ये आ गया 3 तिहाई 9 महीना। यह जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी 9 महीना इज द राइट आंसर। 9 महीना जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर आपको मिला हुआ है, यह सवाल है आपका, चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा। मैथ का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, जीके का 15 क्वेश्चन हो गया है, जीएस का भी 15 क्वेश्चन हो गया आपका, और मैथ का यह 15वां सवाल है। इसके बाद रीजनिंग शुरू होगा, तो सही सही बनाना, अंत भला तो सब भला। अंतिम सवाल है, बिल्कुल सही करना है। क्या दिया हुआ है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, याद रखिएगा चाल आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। चलो क्या बोला, चाल पूछा है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी और बटा में लग जाता है समय। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा सारा चीज का। दूरी कितना है, दूरी है देखो 250 मीटर लंबाई है, तो ये हो गया 250। कितना सेकंड में पार कर रहा है खंबा को, तो 15 सेकंड में पार कर रहा है, यहाँ पे 15 लग गया। अभी ये क्या, अभी आपका मीटर प्रति सेकंड में है, क्योंकि ये मीटर था ये सेकंड था, तो मीटर प्रति सेकंड में है। आपको आंसर करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे,
आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइएगा सबको, देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब क्या करोगे, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते, तो 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, तो देखो 3 से 5 बार में, 3 से कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, यहाँ तक 3 से 3 बार में, सॉरी 3 से 6 बार में। ठीक है, 3 से 6 बार में और 3 से ये 5 बार में हो गया। ठीक है, 5 से मानो ये कितना बार में कट होगा, तो 5 से कट हो जाएगा 50 बार में, 50 से ये कितना बार में कट होगा, 5 से 50, तो ये कट हो गया 10 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना है, तो 10 गुना 6 है, मतलब कि आपका कितना आ गया, तो आपका आंसर आ रहा है देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही आंसर है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ देखो बी दिया हुआ, मुझे लगा कि दिया हुआ नहीं है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी में देख सकते हो आपका जो है यह मिला हुआ है, मुझे लगा कि नहीं दिया हुआ है, इसमें डी को कर रहा था, पर आपका मिला हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर बी जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। रीजनिंग शुरू हो रहा है आपको, और जल्दी जल्दी करिएगा, रीजनिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, रीजनिंग सबका सही जाना चाहिए। ऐसा करके रखो कि 5 रीजनिंग आता है तो 5 में से 5 बनाएंगे, स्कोर रीजनिंग आपका सबसे बेहतरीन करके देगा आपको। ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का होता है आपका जीडी और ट्रेडमैन में, टेक्निकल में 4 नंबर का होता है, तो काफी फायदेमंद सेक्शन है ये और काफी इजी भी आता है। दिया हुआ है देखो, विषम को पहचाने, रिकॉग्नाइज द ऑड, लखनऊ, पटना, रायपुर, कानपुर, क्या होगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विषम है, जो कि अलग है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, आंसर बताइएगा जरा, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। इनमें से विषम किसको बता रहे हो, अलग किसको कर रहे हो, चलो बताओ तो जल्दी से, बिल्कुल सही आंसर करना, मिस्टेक मत करना। चलिए क्या आंसर आ रही है, तो एक चीज यहाँ पे देखो, देखो लखनऊ किसका राजधानी है, यूपी का, पटना किसका राजधानी है, बिहार का, रायपुर किसका राजधानी है, छत्तीसगढ़ का, लेकिन कानपुर किसका राजधानी है, किसी का भी नहीं है। तो तीनों का तीनों जो है किसी न किसी राज्य का राजधानी है, लेकिन ये शहर है नॉर्मल सा, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये अलग है या विषम है। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया हुआ है कि किस शब्द का निर्माण दिए गए शब्द, ठीक है, दिए गए शब्द से नहीं हो सकता है, रिकमेंडेशन, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, रिकमेंडेशन। अब बताना है यहाँ पे कि रिकमेंडेशन, ये जो टोटल यहाँ पे देख रहे हो, ये जो शब्द देख रहे हो, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि ये चारों में से नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा, बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा माइंड लगाएगा तो इजी लगेगा, नहीं बना पाएगा तो टफ लगेगा, लेकिन इजी सवाल है, ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। क्या आंसर आ रही है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया, देखो डी करने वालों का आंसर सही है, यदि आप डी करने वालों में से हो तो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अंत में जी लगा हुआ है, इस पूरा का पूरा रिकमेंडेशन में बताओ कि जी कहाँ पे लगा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये जी नहीं होना चाहिए था, जी नहीं होता तो बन जाता, इसमें से बनता, लेकिन जी लगा दिया है इसमें, तो जी कहां से आ गया, क्योंकि इस शब्द में तो जी दिया ही नहीं था, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है, 4, 5, 9, 18, 34, अगला में लगा हुआ है व्हाट। चलो करो और बताओ जल्दी से क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 4 से 5 जाने में क्या किया है, प्लस में 1 का स्क्वायर कर दिया, 5 से 9 आने में क्या किया, प्लस में 2 का स्क्वायर कर दिया, 9 से 18 आने में क्या किया, प्लस में 3 का स्क्वायर कर दिया, 18 से 34 जाने में क्या किया, प्लस में 4 का स्क्वायर कर दिया। कैसे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, जोड़ के देख लो, 4 और 1 5 होता है, 5 4 9, 9 9 18 और 18 और 16 34, तो अगला में क्या करेंगे, सिंपल सा है, अगला में 5 का स्क्वायर कर दो, मतलब कि अगला में 25 जोड़ देंगे, तो 4 और 5 हो गया 9, 3 और 2 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 5, मतलब कि राइट आंसर कितना आएगा, तो ये आ गया 59। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, तो यह है ऑप्शन ए। क्लियर है सबका सही है, बहुत अच्छे, ए 59 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है BEHDGJ में बताना है अगला कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं, BEH, क्लियर है। यहाँ पे अगला में देखो DGJ, सिंपल यहीं पे निकाल लो, आगे ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, यहीं वाला आपको आंसर बताना है, तो इतना ही बना लेंगे, उतना आगे करके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो B से D आने में क्या किया यहाँ पे, तो B से D आने में क्या किया, प्लस में C को छोड़ा, E से G जाने में क्या किया, तो E के बाद आता है F, तब आता है G, मतलब एक डिजिट छोड़ दिया, H के बाद J जाने में क्या किया, तो प्लस में I को छोड़ दिया, तो उसी प्रकार से लिखेंगे। अब अगला वाला बना दो, D के बाद यहाँ पे बताना है, तो D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है E को छोड़ो, यहाँ पे लिख दो F हो गया। G के बाद क्या आता है, G के बाद आता है H, तो H को छोड़ो, अगला में लिख दो I। J के बाद क्या आता है, J के बाद आता है देखो K, तो K के छोड़ो, ठीक है, K को छोड़ो, लिख दो L, तो FIL, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी FIL जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे और आज का अंतिम सवाल है और ब्लड रिलेशन का सवाल। देखो ब्लड रिलेशन जो है ना हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बनवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि पेपर में गए तो ये पढ़ा नहीं है तो ये नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अग्निवीर आर्य परीक्षा का बेस्ट क्लास चल रहा है, आप
बन के निकलोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस क्लास कंटिन्यू अटेंड करो, ठीक है। और सबको क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करो। और जो भी नए हैं अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और अगर आज दोपहर 1 बजे वाला जीके जीएस का जीरो टू हीरो बैच का क्लास नहीं देखा 1 बजे वाला, तो अभी जाके देख लेना, ठीक है। आज दोपहर 1 बजे क्लास हुई थी। क्या दिया हुआ है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, इसके पुत्री मेरी मां की पौत्री है, बताइए यह फोटो किसका हो सकता है। बिल्कुल सही कीजिएगा सबको। क्या बोला कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है कि इसकी पुत्री जो है, मतलब कि इसकी बेटी जो है वह मेरी मां की पौत्री है। जो उसकी जो बेटी, जो औरत के बारे में वो बता रहा है, जिस औरत के बारे में, उस औरत की जो बेटी है वह रमेश की मां की पोती है। अब कौन हो गई वो खुद से सोचो कि रमेश की मां की पोती मतलब कि रमेश की बेटी हो गई। अब रमेश की बेटी, तो रमेश की बेटी की बेटी है वो, तो उसकी उस महिला की पुत्री है। इसका मतलब वो जो औरत है वो रमेश की वाइफ है, वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी रमेश की पत्नी है, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया है, सबको जरूर बताइएगा 50 में से कितने सवाल को सही किए हो। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेंगे, जरूर कर लेंगे। सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधा जो है कल दोपहर 1 बजे की क्लास में, जो कि कल छठी क्लास आएगी, जो भी हमारी जीरो टू हीरो बैच चल रही है इंडियन आर्मी अग्निवीर आर्मी परीक्षा की जीके जीएस के। तो कल सबको 1 बजे जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।